हेलो फोक्स। तो आज अपन टैक्स ऑडिट का डिटेल रिवीजन करेंगे। अच्छा, अगर आपको जो मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको ई कॉपी मिल जाएगी। और अगर आपको फिजिकल कॉपी ऑर्डर करनी है तो वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर से जाके आप क्या कर सकते हो, फिजिकल कॉपी को ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, टैक्स ऑडिट कब कराई जाती है ये बेसिकली मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में बता दिया था। तो अगर आपने पीजीपी चैप्टर का रिवीजन नहीं देख रखा, रिवीजन वीडियो नहीं देख रखा, तो आप जाके क्या कर सकते हो, पीजीपी चैप्टर का रिवीजन वीडियो देख सकते हो। वहां पर अपने ये समझा था कि भाई टैक्स ऑडिट कब कब कराई जाती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। टर्नओवर को कंप्यूट करने के लिए अपने को जो है कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, अपन देखो वो देखने जा रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, कोई डिस्काउंट अलाउ करा है, अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट अलाउ करा है, सो डिस्काउंट अलाउड इन द सेल्स इनवॉइस अपन क्या कर सकते हैं, टर्नओवर में से लेस कर सकते हैं। अच्छा, कैश डिस्काउंट, तो आप क्या करते हो, सामने वाले कस्टमर को कैश डिस्काउंट देते हो, वो जो है बेसिकली आपके टर्नओवर में से लेस नहीं होगा। देखो क्या दे रखा है, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ठीक है ना, इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंसिंग चार्ज एंड इज नॉट रिलेटेड टू द टर्नओवर, सेम शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर। लेकिन इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आपने कैश डिस्काउंट अलाउ करा है सेल्स इनवॉइस में तो आपको जो है कैश डिस्काउंट टर्नओवर में से लेस करने दे दिया जाएगा। बात समझ में आई? आगे देखो क्या रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई टर्नओवर डिस्काउंट इज नॉर्मली अलाउड टू द कस्टमर अगर सेल्स मेड टू हिम एक्सीड अ पर्टिकुलर क्वांटिटी अलाउड टू अ कस्टमर, वो अपन क्या कर सकते हैं, टर्नओवर में से डिडक्ट कर सकते हैं। तो सामने वाले कस्टमर को मैंने ये कहा कि भाई देख, अगर करंट ईयर में तू मुझसे जो है 1000 किलो माल खरीदेगा तो हम तुझे इतना सा डिस्काउंट दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, अपन टर्नओवर में से लेस कर सकते हैं। फिर देखो क्या रखा है, सेल्स रिटर्न, जो आपकी सेल्स रिटर्न हुई है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्स में से कम कर सकते हो। तो इन लोगों ने कहा प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर इवन इफ द रिटर्न्स आर फ्रॉम द सेल्स मेड इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर में आपकी सेल्स थी, अपन अज्यूम करते हैं 2 करोड़ की। अच्छा, पिछले साल में अपन अज्यूम करते हैं कि आपने सेल्स करी होगी कुछ, उसका करंट ईयर में क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। तो करंट ईयर में अपन अज्यूम करते हैं कि पिछले साल का सेल रिटर्न कितना है, 50 लाख का है। तो करंट ईयर का टर्नओवर कितना माना जाएगा, 2 करोड़ माइनस 50 लाख कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़। डन। आगे देखो इन लोगों ने क्या कहा, स्पेशल रिबेट अलाउड टू द कस्टमर कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है ना। अगर आपने कस्टमर को कोई स्पेशल रिबेट अलाउ करिए तो आप क्या कर सकते हो, सेल्स में से कम कर सकते हो, टर्नओवर में से कम कर सकते हो। इफ इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, अगर वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट के नेचर में है। अच्छा, इफ इट इज इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑन सेल्स, उसको जो है आप क्या नहीं कर सकते, टर्नओवर में से लेस नहीं कर सकते। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर सिंस दीज आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। तो अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है तो टर्नओवर में उसको इंक्लूड मत करना। इसी तरह से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जो आपने होल्ड कर रखी थी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको जो है आप टर्नओवर में से लेस नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडेक्स 40 में आपने एफआर में पढ़ा होगा। अच्छा, आपने शेयर्स बेचे हैं, सिक्योरिटीज बेचे हैं, डिबेंचर्स बेचे हैं जो आपने एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखे थे, ठीक है ना, तो उसको जो है टर्नओवर का पार्ट मत बनाना। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर सिक्योरिटीज को बेचा है, वो आपकी एसआईटी थी, मतलब इन्वेंट्री थी, ठीक है ना, स्टॉक इन ट्रेड था, तो फिर क्या होगा, टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये टर्नओवर की कुछ गाइडलाइंस है, ये टर्नओवर की कुछ गाइडलाइंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, अपने समझ भी लिया। फिर देखो क्या रखा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड, ठीक है ना, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर 3CA या 3CB अलॉन्ग विद फॉर्म 3CD, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है कौन से फॉर्म में जाती है, 3CA में जाती है या फिर 3CB में जाती है। अच्छा, 3CA या फिर 3CB के साथ जो है एक फॉर्म जाता है, फॉर्म नंबर 3CD। तो अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स ऑडिट करी होगी तो आपको जो है फॉर्म नंबर 3CD पता होगा कि भाई फॉर्म नंबर 3CD अपन जो है किस तरह से फिल करते हैं। अच्छा, ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है अपन को सरकार को कब तक फर्निश करनी है, तो इन लोगों ने कहा कि भाई 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एसएससी हो जिसपे जो है टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, तो आपकी आरओआई की ड्यू डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर, ठीक है ना। ये सब जो है अपन ने असेसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर इस एसएससी को क्या करना है, टैक्स ऑडिट करानी है, तो आरओआई की ड्यू डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको फर्निश कब तक करनी है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। तो बेसिकली 31 अक्टूबर के एक महीने पहले की डेट क्या होगी, 30 सितंबर। अच्छा, अगर आप एक एसएससी हो जिसपे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो आरओआई की ड्यू डेट क्या होगी, आरओआई की ड्यू डेट होगी 30 नवंबर। आरओआई की ड्यू डेट क्या होगी, 30 नवंबर। तो इन एसएससी को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक फर्निश करनी है, एक महीने पहले। एक महीने पहले मतलब 31 अक्टूबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। ये हो गए अदर केसेस जिनको जो है बेसिकली टैक्स ऑडिट करानी ही नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़े अपन। मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपका जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 3CA में जाता है या फिर फॉर्म नंबर 3C में जाता है। अच्छा, तो देखो फॉर्म नंबर 3CA में कब जाता है, पढ़ो। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर 3CA in case where the accounts of business and profession of the person have been audited under any other law like Companies Act या फिर LLP Act। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर किसी एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो किसी दूसरे एक्ट में ऑडिटेड हो रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्म नंबर 3CA में जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करेंगे। तो क्या रखा है, इन दिस केस द टैक्स ऑडिटर नीड नॉट गिव हिज ओपिनियन एज टू वेदर और नॉट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। टैक्स ऑडिटर को जो है बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि सीधी सी बात है उसने क्या कर रखा है, एसएससी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरे एक्ट में ऑडिट करा रखे हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में जो है, कंपनीज एक्ट में सीए क्या करता है, ऑडिट करता है ना। कंपनीज एक्ट में सीए क्या करता है, ऑडिट करता है। तो टैक्स ऑडिटर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी, अगर किसी एसएससी ने
अगर किसी एसएससी ने कंपनीज एक्ट में जो है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा रखा है तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करा होगा, अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करी होगी, उस ऑडिट रिपोर्ट में बताया होगा कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि भाई जो टैक्स ऑडिटर है उसको ट्रू एंड फेयर व्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? टैक्स ऑडिटर की सीधी सी जिम्मेदारी ये है कि जब वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सरकार को फर्निश कर रहा है तो वो क्या करेगा, ऑडिटेड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करके क्या करेगा, अटैच करके अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करेगा। तो लोगों ने कहा इट वुड ओनली बी नेसेसरी फॉर हिम टू अनेक्स, ठीक है ना, अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एज वेल एज अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो टैक्स ऑडिटर की सिंपल सी जिम्मेदारी ये है कि जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टैट्यूटरी ऑडिट करी है, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टैट ऑडिट करी है, ठीक है ना, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करा होगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी होगी, तो टैक्स ऑडिटर उसकी ऑडिट रिपोर्ट लेगा, कंपनी से जो है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेगा और क्या करेगा, अपनी टैक्स ऑडिट के साथ जो है सरकार को फर्निश कर देगा। अच्छा, जो टैक्स ऑडिटर है वो बेसिकली अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है फॉर्म नंबर 3CA में देगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर 3CD भी अटैच करेगा। अच्छा, ये फॉर्म नंबर 3CD क्या होता है अपन नीचे जाके देखेंगे। फॉर्म नंबर 3CD क्या होता है अपन नीचे जाके देखेंगे कि भाई टैक्स ऑडिटर को जो है फॉर्म नंबर 3CD में कुछ क्लॉजेस पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आगे देखो क्या रखा है, टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन वेदर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द फॉर्म नंबर 3CD बाय द एसएससी आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशंस इफ एनी। तो टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि वो क्या करेगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फॉर्म नंबर 3CA अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर 3CD फर्निश करेगा। अच्छा, टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि वो ये चेक करेगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर 3CD में एसएससी ने जो इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है वो ट्रू एंड करेक्ट है कि नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में अपन ने जो है कहाँ समझी थी, मेरे जो अपना रेगुलर लेक्चर था वहां पर अपन ने समझी थी। वहां पर इस पेज में मैंने जो है आपको 1 घंटा लगाया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे क्लास स्टूडेंट हो तो आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर एक पेज को करने में अपन ने 1 घंटा लगाया था, जिसको अपन क्या कर रहे हैं अभी 10-15 मिनट में समराइज कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई फॉर्म नंबर 3CA कब जाता है, ठीक है ना। फॉर्म नंबर 3CA कब जाता है, जब सीधी सी बात ये है कि एसएससी ने क्या करा है, अपने अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी दूसरे एक्ट में क्या कराए हैं, ऑडिट कराए हैं। ऑल राइट, कम ऑन ब्रो। हाँ जी, तो देखो फॉर्म नंबर 3CA तो हो गया। अब बात करते हैं कि भाई जो अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 3CB में कब जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई टैक्स ऑडिटर को जो है फॉर्म नंबर 3CB में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है। कब? देखो क्या रखा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश इन फॉर्म नंबर 3CB in case of person who carries business and profession but who is not required by or under any law to get its accounts audited। तो अगर एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है, ठीक है ना, अगर एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी दूसरे लॉ में ऑडिट नहीं है तो बेसिकली टैक्स ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 3CB में देनी पड़ेगी। अच्छा, अब इधर टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी ये आ जाएगी कि भाई वो क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वेरीफाई करेगा और ये चेक करेगा कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एसएससी ने बनाए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन दिस केस the tax auditor is required to give his opinion as to whether or not the accounts audited by him give true and fair view। अच्छा, इसके साथ साथ अगेन वही जिम्मेदारी कि भाई टैक्स ऑडिटर क्या करेगा, टैक्स ऑडिटर जो है फॉर्म नंबर 3CB के साथ साथ जो है क्या करेगा, फॉर्म नंबर 3CD देगा। 3CD के अंदर क्या होता है, 44 क्लॉजेस पे जो है एसएससी क्या करता है, 44 क्लॉजेस जो है एसएससी भर के देता है और टैक्स ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि जो 44 क्लॉजेस एसएससी ने भरे हैं वो सही है कि नहीं है। तो क्या रखा है, टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज ओपिनियन whether the particulars furnished in form number 3CD by the SEC are true and correct subject to the observations and qualifications if any। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं। देखो इन लोगों ने ये कहा कि भाई इफ देयर एग्जिस्ट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द टैक्स ऑडिटर एंड एसएससी फॉर एनी इन्फॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर 3CD। तो जो फॉर्म नंबर 3CD के अंदर 44 क्लॉजेस होते हैं, यहाँ पर एसएससी ने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करी, ठीक है ना, लेकिन टैक्स ऑडिटर उससे जो है बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है। टैक्स ऑडिटर को लगता है कि भाई दूसरी इन्फॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उस केस में क्या करेगा, टैक्स ऑडिटर हैज टू स्टेट बोथ द व्यू पॉइंट्स एज एन ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म नंबर 3CA 3CB तो टू अनेबल द टैक्स अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन इन दिस मैटर। तो मोटा अगर दोनों के बेसिकली ओपिनियन में डिफरेंस है तो टैक्स ऑडिटर क्या करेगा, टैक्स ऑडिटर जो है बेसिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दोनों ओपिनियन को फर्निश कर देगा, ठीक है ना। सरकार को ये बताएगा कि देखो मेरा ओपिनियन ये है, एसएससी का ओपिनियन ये है। अच्छा, सरकार फिर क्या करेगी, सरकार जो है बेसिकली खुद डिसीजन ले लेगी। अच्छा, इन लोगों ने देखो आगे क्या कहा, he shall also has to qualify his report on the matters for which no evidence has been given by the SEC, ठीक है ना। तो एसएससी ने क्या करा, 44 क्लॉजेस में रिपोर्टिंग तो करी लेकिन जो है टैक्स ऑडिटर को कुछ एविडेंसेस नहीं दिए, तो टैक्स ऑडिटर क्या कर सकता है, अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई भी कर सकता है। अच्छा, आगे देखो क्या रखा है, इन केस ऑफ फेलियर टू मेंशन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो मतलब आपने क्या नहीं करा, टैक्स ऑडिटर ने जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एज अ ऑब्जर्वेशन कहां पर रिपोर्ट नहीं करा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ने रिपोर्ट नहीं करा। या फिर इन केस ऑफ फेलियर टू क्वालिफाई हिज रिपोर्ट ऑन द मैटर्स फॉर विच नो एविडेंस इज अवेलेबल। एसएससी ने एविडेंस नहीं दिया था लेकिन टैक्स ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी थी कि भाई टैक्स ऑडिटर को क्या करना था, अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना था, लेकिन उसने जो है अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करा। तो अगर आप जो है ये कांड करते हो तो आपको जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा अंडर क्लॉज 7 and 8 और पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द सीए एक्ट। अच्छा, क्लॉज 7 and 8 क्या होते हैं, आपने जो है ऑडिट में बहुत अच्छी तरह बहुत में समझा भी होगा, पढ़ लेते हैं। देखो क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है,
A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct अगर he does not exercise due diligence or is grossly negligent in the conduct of his professional duties. Clause 8 क्या कहता है? A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct अगर he fails to obtain sufficient information which is necessary for the expression of opinion. ठीक है ना, मतलब वो बेसिकली sufficient evidence नहीं ले पाया और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. अच्छा, क्लॉज 7 और 8 में बहुत डेप्थ में नहीं समझा रहा क्योंकि आपने जो है ऑडिट में बहुत डेप्थ में समझा होगा. तो जिस भी टीचर से आपने ऑडिट की क्लास ली है उन्होंने क्लॉज 7 और 8 बहुत डेप्थ में आपको समझाया होगा, राइट. तो वैसे की वैसी डेफिनेशन ऑडिट से जो है कॉपी पेस्ट करके डेफिनेशन अपने कहाँ रखी है, आईसीए ने जो है अपने को टैक्स ऑडिट चैप्टर में डाल के दी है. यदि बात आपको समझ में आती है तो अपना जो है बेसिकली अपने को ये पता चल गया कि भाई जो टैक्स ऑडिटर है या तो वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 3C में रिपोर्ट करेगा या फॉर्म नंबर 3C में रिपोर्ट करेगा. ठीक है ना, 3CA में रिपोर्ट करेगा या फिर फॉर्म नंबर 3CB में रिपोर्ट करेगा. अच्छा, इन दोनों में से किसी पे भी रिपोर्टिंग करे उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 3CD. फॉर्म नंबर 3CD में जो 44 क्लॉजेज होते हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ फर्निश करना पड़ेगा. यदि बात समझ में आ गई आपको. अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई फॉर्म नंबर 3CD. फॉर्म नंबर 3CD में 44 क्लॉजेज क्या होते हैं, फॉर्म नंबर 3CD में क्या होते हैं 44 क्लॉजेज, वो आप जो है देख लो उधर. हाँ जी, तो देखो अब अपन देखने जा रहे हैं फॉर्म नंबर 3CD के अंदर जो अपने 44 क्लॉजेज होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी जो है चीजें रिपोर्ट होती है. क्लॉज नंबर 1 में आपको बताना पड़ता है नेम ऑफ द एसएससी. तो नेम ऑफ द एसएससी हुज अकाउंट्स आर बीइंग ऑडिटेड अंडर 44AB शुड बी गिवन एज स्पेसिफाइड इन द पैन नंबर. तो पैन नंबर में एसएससी का जो भी नाम है वो क्लॉज 1 में क्या होगा, रिपोर्ट होगा. अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एसएससी का नाम चेंज हुआ है तो हम ये देखेंगे कि भाई ईयर एंड पे मतलब 31 मार्च पे जो है एसएससी का नाम क्या था वो हम क्या करेंगे, क्लॉज नंबर 1 में रिपोर्ट करेंगे. तो इन द केस ऑफ चेंज इन नेम, अगर चेंज हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नेम एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शुड बी इंडिकेटेड. बात समझ में आ गई. अच्छा, अगर आपका नाम जो है ईयर खत्म होने के बाद चेंज हुआ है, मतलब बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर क्या था, आपका प्रीवियस ईयर चल रहा था 24-25, आपका प्रीवियस ईयर चल रहा था 24-25, मतलब 31 मार्च 31 मार्च 2025 के बाद क्या होता है, आपका नाम चेंज होता है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अगेन वही 31 मार्च पे आपका क्या नाम था उसको जो है रिपोर्ट करेंगे. तो देखो क्या दे रखा है, अगर नेम चेंज हैज टेकन प्लेस आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर साइनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है ना, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपका नाम चेंज हुआ है लेकिन बिफोर साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगेन आपको क्या करना है, नेम एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शुड बी इंडिकेटेड. मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे जो है 31 मार्च का क्या करना है, 31 मार्च 2025 का बेसिकली नेम रिपोर्ट करना है एसएससी का. डन है. क्लॉज नंबर 2 में आपको एड्रेस रिपोर्ट करना पड़ता है. तो देखो क्या रखा है, इन केस ऑफ कंपनी एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी स्टेटेड. तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है उसका एड्रेस आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉज 2 में रिपोर्ट करना पड़ेगा. इन द केस ऑफ एनी अदर एसएससी, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी स्टेटेड. ठीक है ना, तो कंपनी के अलावा कोई दूसरा एसएससी है तो अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस रिपोर्ट करेंगे. डन. अच्छा, क्लॉज नंबर 3 की बात करते हैं, पैन नंबर. क्लॉज नंबर 3 में क्या रिपोर्ट करना पड़ता है आपको, पैन नंबर. सो पैन अलॉटेड टू द एसएससी अपन क्या करेंगे, पैन अलॉटेड टू द एसएससी अपन जो है बेसिकली क्लॉज नंबर 3 में रिपोर्ट करेंगे. तो क्लॉज नंबर 3 किसका है, पैन नंबर या फिर आधार नंबर का. पैन नंबर या फिर आधार नंबर का. सीधी सी बात मैंने आपको बताया भी था कि भाई पैन नंबर और आधार नंबर क्या होते हैं, लिंक होते हैं. तो आपने क्या करा, पैन नंबर को जो है रिपोर्ट कर दिया तो आधार नंबर भी ऑटोमेटिकली सरकार को मिल ही जाएगा. डन है. फिर देखो आगे क्या दे रखा है, क्लॉज 4. क्लॉज 4 क्या कहता है कि भाई वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स. तो क्लॉज 4 ये कहता है कि भाई क्या एसएससी को कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है क्या, जैसे जीएसटी हो गया, वैट हो गया, एक्सेट्रा. एंड अगर हाँ तो बेसिकली उसने क्या करा होगा, उसने जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा. ठीक है ना, वैट वाला जो टैक्स लॉ है उसके अंदर क्या कर रहा होगा, रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा. तो वो अपने को रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है. तो देखो क्या दे रखा है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एविडेंस द रजिस्ट्रेशन नंबर और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ एनी. तो जैसे एसएससी क्या करता है, जीएसटी पे करता है. एसएससी क्या करता है, जीएसटी, एसएससी जो है जीएसटी पे करता है. तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआईएन बोले तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो क्लॉज 4 मुझे ये पूछता है कि क्या एसएससी को जो है कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट होती है क्या, एंड अगर हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन करना पड़ेगा. अच्छा, क्लॉज नंबर 5 मुझे ये बताता है कि जो एसएससी की आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो इंडिविजुअल है क्या, एचयूएफ है, फर्म है, एओपी है, कंपनी है, क्या है. तो आपको क्या करना है, स्टेटस मेंशन करना है. तो स्टेटस ऑफ द एसएससी इज टू बी मेंशनड. स्टेटस ऑफ द एसएससी इज टू बी मेंशनड कि भाई वो इंडिविजुअल है क्या, फर्म है क्या, एचयूएफ है क्या, कंपनी है क्या, एओपी है, बीओआई, मतलब स्टेटस क्या है उसका. क्लॉज नंबर 6 में आपको प्रीवियस रिपोर्ट करना है कि भाई कौन से प्रीवियस ईयर की आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो. तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई 24-25 की अपन क्या कर रहे हैं, प्रीवियस रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्या कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. क्लॉज नंबर 7 मुझे बताता है असेसमेंट ईयर. तो बेसिकली इधर मैंने क्या करा, प्रीवियस रिपोर्ट करा, तो इधर मुझे क्या करना है, असेसमेंट ईयर रिपोर्ट करना है. मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, सिंपल है, असेसमेंट ईयर होगा 25-26. वेरी इजी. डन है. नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज 8. देखो क्या पूछ रहा है, इंडिकेट द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ 44AB अंडर विच द टैक्स ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड. तो 44AB मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर के स्टार्ट में. 44AB मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए थे कि भाई अगर आप बिजनेस में फॉलो करते हो तो आपको जो है टैक्स ऑडिट कब करानी है, प्रोफेशन में फॉलो कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कब करानी है, अगर आपने 44AD ले रखा है, एडीए ले रखा है तो आपको टैक्स ऑडिट कब करानी है, एंड सो ऑन. तो ये कहना चाह रहा है कि भाई 44AB के कौन से वाले क्लॉज में आप फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ रही है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा.
अच्छा, क्लॉज नंबर 8 ए, क्लॉज नंबर 8 ए मुझे क्या बोलता है कि भाई करंट ईयर में आपने कोई कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ले रखा है क्या, जैसे 115 BAA, BAB, BAC, BAD एक्सेट्रा। तो वेदर द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BA, ठीक है ना, BAA, BAB, BAC, BAD एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि भाई करंट ईयर में आपने कंसेशन रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर रखा है क्या, अगर हाँ तो आप रिपोर्ट करो। आगे देखो क्या दे रखा है। क्लॉज 9 ए मुझे क्या बताता है, क्लॉज 9 ए ये बोल रहा है कि भाई अगर एसएससी क्या है, अगर एसएससी एक फर्म है या फिर एओपी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड उनका पीएसआर या फिर नेम ऑफ मेंबर्स एंड उसका पीएसआर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई फर्म में कौन कौन पार्टनर्स हैं, फर्म में जो है कौन कौन पार्टनर्स है एंड उनका उनका बेसिकली नाम क्या है एंड उनका पीएसआर क्या है। अच्छा, क्लॉज 9 भी समझना। क्लॉज 9 भी मुझे ये कहता है कि भाई अगर करंट ईयर में जो है पार्टनर्स में कोई चेंज हुआ है, तो इफ देयर इज एनी चेंज इन पार्टनर्स या मेंबर्स और इन देयर पीएसआर, तो करंट ईयर में अगर पार्टनर्स में कोई चेंज हुआ है या फिर पीएसआर में कोई चेंज हुआ है सिंस द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर में कोई पार्टनर चेंज हुआ है क्या या फिर पीएसआर चेंज हुआ है क्या, अगर हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है। आगे देखो, क्लॉज 10 ए मुझे ये बताता है कि भाई आप जो है किस तरह का बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो। सो नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो मैं जो है शू का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ, शू का ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो, तो नेचर ऑफ एवरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो है दो तरह के बिजनेस कर रहा हूँ, एक शू का बिजनेस है और एक जो है कॉफी का बिजनेस है। तो आपको समझ में आ गई बात। क्लॉज 10 ए क्या बोलता है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन बताओ। अच्छा, क्लॉज 10 भी मुझे ये बताता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, बिजनेस में कोई चेंज करा है, मतलब बेसिकली आप स्टार्टिंग के ईयर में, स्टार्टिंग के 6 महीने में शू का बिजनेस कर रहे थे। अच्छा, लास्ट के 6 मंथ में जो है आप बेसिकली किसका बिजनेस कर रहे हो, लास्ट के 6 मंथ में आप जो है कॉफी का बिजनेस कर रहे हो, लेटेस्ट से एग्जांपल, ठीक है ना। तो अगर आपने जो है अपना बिजनेस करंट ईयर में चेंज करा है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको जो है बताना पड़ेगा कि देखो मैंने क्या करा है, करंट ईयर में अपना बिजनेस चेंज करा है, ठीक है ना। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज। आगे देखो क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्लॉज अपन करते हैं क्लॉज 12, ठीक है ना। क्लॉज 12 क्या कहता है कि भाई वेदर द पीएनएल अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट असेसेबल ऑन प्रेजेंटिव बेसिस। तो क्या करंट ईयर में एसएससी ने कोई प्रेजेंटिव रेट ऑफ टैक्सेशन ले रखा है, अगर हाँ, अगर कोई करंट ईयर में एसएससी ने प्रेजेंटिव रेट ऑफ टैक्सेशन ले रखा है, तो कौन सा सेक्शन ले रखा है वो आप हमें बताओ, एंड उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका कितना प्रॉफिट आता है, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका कितना प्रॉफिट बनता है, वो अपने को क्लॉज 12 में रिपोर्ट करना है। तो वेदर द पीएनएल अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट असेसेबल ऑन प्रेजेंटिव बेसिस, इफ यस, अगर हाँ, इंडिकेट द अमाउंट एंड द रेलेवेंट सेक्शन। तो करंट ईयर में अगर एसएससी ने कोई प्रेजेंटिव रेट ऑफ टैक्सेशन ले रखा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको जो है क्लॉज 12 के अंदर ये बताना पड़ेगा कि भाई मैंने कौन सा प्रेजेंटिव रेट ऑफ टैक्सेशन ले रखा है, एंड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा कितना प्रॉफिट बनता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा कितना प्रॉफिट बनता है। अच्छा, क्लॉज 11 ए पे आओ। क्लॉज 11 ये कहता है कि भाई 44 के अकॉर्डिंग क्या आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी, अगर हाँ तो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी थी। अच्छा, आपने एक्चुअल में कौन कौन सी करी है उसकी रिपोर्टिंग जाएगी 11 बी के अंदर। अच्छा, जो आपने मेंटेन करी है उसमें से सी को कौन कौन सी एग्जामिन करनी थी उसकी रिपोर्टिंग जाएगी 11 सी के अंदर। अब पढ़ लो 11 ए क्या बोलता है, भाई वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर 44 अगर हाँ तो लिस्ट ऑफ द बुक्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, 11 भी क्या कहता है, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एंड द एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। तो आपने जो है कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है एंड कहां पर उन्हें रख रखा है, तो एड्रेस एट विच दीज आर केप्ट। 11 सी कहता है कि भाई चार्टेड अकाउंटेंट ने, जो टैक्स ऑडिटर है उसने कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करा है। तो 11 एंड 12 समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपन 13 पे। देखो 13 क्या कह रहा है, 13 ए क्या बोलता है, ये देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। ये बोला है कि भाई आपने जो है करंट ईयर में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्लॉय कर रखा है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोले तो भाई आपने जो है अक्रूवल बेसिस यूज कर रखा है या फिर कैश बेसिस यूज कर रखा है। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, वेदर देयर हैज बीन एनी चेंज, आपको ये भी बताना है कि भाई अगर आपने पिछले साल में कैश यूज करा था, करंट ईयर में आप अक्रूवल यूज कर रहे हो या फिर वाइस वर्सा, मतलब आपने करंट ईयर में मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है चेंज की डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी कि भाई देखो मैंने क्या करा है, मैंने जो है अक्रूवल से कैश में शिफ्ट हुआ हूँ या फिर कैश से मैं अक्रूवल में शिफ्ट हुआ हूँ। बात समझ आ गई। तो 13 ने मुझे ये बताता है कि भाई मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, आपने जो है करंट ईयर में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉय कर रखा है, कैश बेसिस कर रखा है या फिर अक्रूवल बेसिस कर रखा है, क्या कोई चेंज हुआ था करंट ईयर में, आपका क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ था, अगर हाँ तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। आगे देखो क्या दे रखा है, वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एज पर द आईसीडीएस इन द पीएनएल अकाउंट। तो बेसिकली आप जो बुक्स अकाउंट्स बनाते हो वो क्या बनाते हो, एएस और इंडियस के अकॉर्डिंग बनाते हो। आप जो बुक्स अकाउंट्स बनाते हो वो एएस और इंडियस के अकॉर्डिंग बनाते हो। अच्छा, अपन जो इनकम टैक्स में क्या करते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं वो आईसीडीएस के अकॉर्डिंग करते हैं। आईसीडीएस क्या होते हैं मैंने आपको पीजीबी चैप्टर में बताया था। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर एएस और इंडियस को कंप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, एएस और इंडियस को जो है कंप्लाई करने के लिए आपने क्या करा था, एएस और इंडियस के बेसिस पे बुक्स अकाउंट्स बनाए थे, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए अगर आईसीडीएस के बेसिस पे आपको कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बताना पड़ेगा, तो देखो क्या दे रखा है, वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एज पर द आईसीडीएस इन द पीएनएल अकाउंट। तो आईसीडीएस के बेसिस पे अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 13 ए के अंदर बताना पड़ेगा। बात समझ में आ गई।
अच्छा 14 पे आ जाओ। 14 क्या बोलता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने जो है करंट टाइम में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक का मेथड ऑफ वैल्यूएशन अडॉप्ट कर रखा है। फीफो होता है, लिफो होता है, वेटेड एवरेज होता है। आगे देखो क्या दे रखा है। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने करंट टाइम में कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्लॉय कर रखा है फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है। इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। भाई इनकम टैक्स एक्ट में कुछ और मेथड दे रखा था, आपने एक्चुअल में कुछ और यूज कर रखा है, तो डेविएशन हो गया ना, तो इसका पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसका जो है पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड द इफेक्ट ऑन पीएनएल अकाउंट इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने जो है कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्लॉय कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। अच्छा अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इनकम टैक्स एक्ट में जो है आपको कोई दूसरा मेथड फॉलो करना था, अगर इनकम टैक्स एक्ट में आपको कोई दूसरा मेथड फॉलो करना था, तो उसकी वजह से आपके पीएनएल अकाउंट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से आपके पीएनएल अकाउंट पे कितना इंपैक्ट आ रहा है आपको जो है इधर बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इधर बताओगे लेटर से सपोज कि जब आपने क्या करा, इनकम टैक्स एक्ट वाले मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को फॉलो करा, तो बेसिकली आपका जो है पीएनएल 1 लाख से बढ़ना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, इधर बताओगे कि भाई देखो मेरा पीएनएल जो है 1 लाख से बढ़ेगा। बात समझ आ गई। अच्छा आगे देखो क्या रखा है। क्लॉज 15 क्या बताता है, डिटेल्स ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू एसआईटी। ये बोला है कि अगर करंट टाइम में आपने कोई कैपिटल एसेट को एसआईटी के अंदर कन्वर्ट करा है तो आपको जो है क्लॉज 15 के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जब कैपिटल एसेट एसआईटी के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसके जो है क्या होते हैं, उसके जो भी इंप्लीकेशंस होते हैं मैंने आपको जो है पीजीपी चैप्टर में बताए थे, उसके जो भी इंप्लीकेशंस होते हैं मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में बताए थे। तो सरकार ये जानना चाहती है कि करंट ईयर में अगर कोई कैपिटल एसेट आपने एसआईटी में कन्वर्ट करा है तो उसके जो भी टैक्स इंप्लीकेशंस हैं वो आपने जो है आईटीआर में भरे कि नहीं भरे, आईटीआर में जो है कंसिडर करें कि नहीं करें। तो सरकार ने क्या बोला कि भाई आप तो हमें क्लॉज 15 के अंदर डिटेल्स दे दो, आप तो जो है हमें क्या करो क्लॉज 15 के अंदर डिटेल्स दे दो कि भाई अगर आपने कोई कैपिटल एसेट एसआईटी में कन्वर्ट करा है तो क्लॉज 15 में बता दो। जब हम क्या करोगे, जब आप आईटीआर भरोगे, जब आप क्या करोगे आईटीआर भरोगे और आपने जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर रखे, जो बेसिकली कैपिटल एसेट के एसआईटी में कन्वर्ट होने पे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो आपने नहीं कर रखे, तो क्या होगा आईटीआर में जो है सरकार एडजस्टमेंट कर देगी। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया भी था ये जो फॉर्म नंबर 3CD होता है, ये जो फॉर्म नंबर 3CD होता है इसमें सरकार क्या करती है, सरकार जो है वेरियस इनकम टैक्स एक्ट में जो भी क्या होते हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स मांग लेती है, उनकी क्या करती है डिटेल्स मांग लेती है। एंड अकॉर्डिंगली जब आप क्या करते हो, एक महीने बाद आईटीआर भरते हो, जब आप एक महीने बाद क्या करते हो आईटीआर भरते हो एंड आपने वो एडजस्टमेंट नहीं कर रखे, तो सरकार क्या करेगी इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से जो है वो एडजस्टमेंट जो है आपकी आईटीआर में कर देगी एंड अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, कंप्यूट होगी। आगे देखो क्या रखा है, छोटे छोटे क्लॉजेस कर लेते हैं। क्लॉज 14, क्लॉज 17, नॉट 14, क्लॉज 17। क्या करंट ईयर में आपने लैंड या बिल्डिंग को ट्रांसफर करा था, क्या करंट ईयर में आपने लैंड या बिल्डिंग और बोथ को ट्रांसफर करा था एट अ प्राइस लेस देन एसडीवी। अगर आपने ऐसा करा है तो आपको जो है डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो वेदर लैंड और बिल्डिंग और बोथ हैज बीन ट्रांसफर्ड एट अ प्राइस लेस देन एसडीवी, अगर हाँ तो आपको जो है क्या करना है, अगर हाँ तो आपको जो है डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जब आप लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो तो आपके जो है कैबिन्स निकलते हैं, तो आपने क्या करा होगा, आपने जो है पहले सरकार को ये डिटेल्स दे दी कि भाई देखो हाँ हमने करंट टाइम में क्या करा था, करंट टाइम में लैंड बिल्डिंग को एसडीवी से कम पे ट्रांसफर करा था। अच्छा तो आप क्या करोगे, जब आईटीआर भरोगे तो कैबिन्स निकालोगे। अब सरकार क्या करेगी, सरकार जो है चेक करेगी कि जो आपने कैबिन्स निकाला है वो सही है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। अगर आपने जो है बेसिकली इधर सेल कंसिडरेशन एसडीवी नहीं ले रखी, एसडीवी नहीं ले रखी, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर आप जो है कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो या फिर लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हो एंड उसकी जो सेल प्राइस है वो एसडीवी से कम है, उसकी सेल प्राइस है वो एसडीवी से कम है, तो अपन क्या करते हैं एसडीवी को सेल कंसिडरेशन मानते हैं, एसडीवी को सेल कंसिडरेशन मानते हैं। तो कैबिन्स निकालते समय अगर आपने एसडीवी को सेल कंसिडरेशन नहीं मान रखा, सेल कंसिडरेशन नहीं मान रखा, लेकिन क्लॉज 17 के अंदर आपने क्या कर रखा है, रिपोर्ट कर रखा है कि भाई हमने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी थी एट अ प्राइस लेस देन एसडीवी, तो उस केस में क्या होगा, सरकार जो है आपका कैबिन्स क्या करेगी एसडीवी के बेसिस पे रिकम्प्यूट कर देगी। और सरकार को पता चल गया ना, क्लॉज 17 के अंदर जैसे आपने रिपोर्टिंग करी तो सरकार को पता चल गया कि करंट ईयर में आपने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करी है एट अ प्राइस लेस देन एसडीवी, एट अ प्राइस लेस देन एसडीवी। बात समझ आ गई आपको। ओके आगे बढ़ सकते हैं अपन, आ जाओ। ये हो गया क्लॉज 17। 16 भी करते हैं, आ जाओ। देखो क्लॉज 18 में क्या बोलता है, क्लॉज 18 में बोलता है कि भाई पर्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बोलता है कि क्या, ये क्या बोलता है मुझे कि भाई जो पीजीपी चैप्टर में मैंने आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया था, ठीक है ना, उसके पर्टिकुलर्स आप इधर बता दो, उसके पर्टिकुलर जो है आप इधर बता दो कि भाई इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है कितना डेप्रिसिएशन बनता है, उसकी रिपोर्टिंग आ जाएगी क्लॉज 18 में जाएगी। देखो क्लॉज 19 क्या कहता है, क्लॉज 19 मुझे ये बताता है कि भाई इन वेरियस सेक्शंस में करंट ईयर में आपको कोई डिडक्शन मिलना है क्या। अच्छा ये सारे सेक्शन मैंने आपको कहाँ कराए थे, ये सारे सेक्शन मैंने आपको पीजीपी में कराए थे। देखो पढ़ते हैं कि करके 33 AB क्या होता है, टी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट। 33ABA क्या होता है आपका, साइट रिस्टोरेशन फंड। सेक्शन 35 में क्या मिलता है आपको, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा मिलता है, साइंटिफिक रिसर्च का आपको डिडक्शन दिया जाता है। 35AD क्या होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस जो होते हैं आपके। 35D क्या होता है बेसिकली आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 35DD क्या होता है, अमोर्टाइजेशन और डीमर्जर। 35DDA क्या होता है, 35DDA में बेसिकली वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो आप क्या करते हो एक्सपेंस क्लेम करते हो। 35CCA क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट अकाउंट। CCC क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एंड ये CCD क्या होता है, CCD होता है बेसिकली आपका नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
तो क्या करंट ईयर में आपको जो है इन वेरियस सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में कोई डिडक्शन मिलना है क्या? अगर ऐसा है तो आपको जो है क्लॉज 19 में क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट एडमिसिबल, कि भाई कितना डिडक्शन आपको जो है इन वेरियस सेक्शन से मिलना है, वो आपको जो है क्लॉज 19 के अंदर क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन क्लॉज 20 की। तो क्लॉज 20 ए में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या करंट ईयर में आपने जो है अपने एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन दिया था। देखो क्या दे रखा है, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। क्या करंट ईयर में आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन दिया था, वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेएबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो है पूरा लॉजिक इसका पीजीपी चैप्टर में कराया था। तो क्या करंट ईयर में आपने जो है अपने एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन दिया है, विच वाज अदरवाइज पेएबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा 20B में आपको क्या करना है, 20B में आपको ये बताया है कि भाई जो आपने एम्प्लॉय से क्या करा है, एम्प्लॉय से जो है कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करा है, जो आपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करा है उसकी आपको डिटेल्स इधर देनी है। तो डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर ईएसआई और पीएफ। तो आपने जो एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन रिसीव करा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगले महीने की आपको जो है ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ता है। अगर अगले महीने की ड्यू डेट तक आपने जमा नहीं कराया तो उस केस में क्या होता है, खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो 20B के अंदर सरकार मांगती है, 20B के अंदर सरकार ये वाली डिटेल्स मांगती है। कौन सी डिटेल्स मांगती है कि भाई आपने जो है एम्प्लॉय से कितना पैसा कलेक्ट करा था, किस महीने कलेक्ट करा था और कब जमा कराया। अगर आपने लेट जमा कराया होगा तो 20B में सरकार को पता चल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आईटीआर भरते समय सरकार क्या करेगी, सरकार जो है एडजस्टमेंट कर देगी अगर आपने खुद से एडजस्टमेंट नहीं कर रखा है तो। अब बात करेंगे अपन 21 की। तो 21 में क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। 21 में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे रखा है। अब उससे पहले आ जाते हैं अपन 22 पे। देखो क्या दे रखा है 22, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट। तो ये कह रहा है कि भाई कितना इंटरेस्ट जो है आपका इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो क्लॉज 22 मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई कितना इंटरेस्ट आपने क्या करा है, कितना इंटरेस्ट जो है आपने पे करा है किसको, एमएसएमई सप्लायर को फॉर डिलेड पेमेंट। बोले तो आपने क्या करा, एमएसएमई सप्लायर से कोई माल परचेस करा, ठीक है ना। तो आप क्या हो, बायर हो, आपको क्या करना था, आपको जो है पेमेंट करना था, आपको जो है क्या करना था, इसका पेमेंट करना था, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा। तो इस पेमेंट के लिए क्या हुआ, उस पेमेंट के लिए जो इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करा किसने, उस पेमेंट के लिए जो है इस सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज करा। सरकार ये कहती है कि ये जो आपने इंटरेस्ट पे करा है, एमएसएमई सप्लायर को, वो जो है इनकम टैक्स एक्ट में आप एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। और ऐसा कहां पर लिखा है, ऐसा सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट में लिखा है, ऐसा सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट में लिखा है। देयरफॉर इनकम टैक्स एक्ट में जब टैक्स कैलकुलेट करते हो, वहां पर अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है किसी एमएसएमई सप्लायर को, तो वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता। और मैंने आपको बता दिया कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि ये छोटे मोटे सप्लायर होते हैं, ये जो है छोटे मोटे सप्लायर होते हैं। सरकार कहती है भाई आप इनको टाइमली पेमेंट करो, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आपका खर्चा हम क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अच्छा टाइमली पेमेंट करने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये छोटे मोटे सप्लायर होते हैं, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो इनका पैसा ब्लॉक रहेगा, और ये अपना बिजनेस स्मूथली नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं अपन क्लॉज 23 की। देखो क्लॉज 23 क्या कहता है, मैंने आपको सेक्शन 48 पढ़ाया था पीजीवीपी में। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करा है और एओ को लगता है कि भाई आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का करा है, तो एक्सेस क्या करेगा, एओ डिसअलाउ कर देगा। तो क्लॉज 23 में आपको जो है बताना पड़ता है कि भाई कितना कितना अमाउंट करंट ईयर में आपने जो है क्या करा है, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करा है। तो पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट्स मेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर 48(2)B, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल्स देनी है कि भाई स्पेसिफाइड पर्सन को आपने करंट में कितना कितना पेमेंट करा है। अच्छा क्लॉज 24 की बात करते हैं। सेक्शन 33AB एंड 33ABA कराया था मैंने आपको। 33AB बोले तो टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। 33ABA बोले तो साइट रिस्टोरेशन फंड। तो मैंने उसमें आप उन सेक्शन से मैंने आपको एक चीज बताई थी, उन सेक्शन से मैंने आपको जो है कुछ चीजें बताई थी कि भाई अगर आपने क्या करा, इन सेक्शन का कंप्लाइंस नहीं करा, तो आपकी जो है इनकम मान ली जाएगी, कुछ जो है कुछ अमाउंट आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने 33ABA या फिर 33AB का कंप्लाइंस नहीं करा, तो कितना अमाउंट जो है आपका इनकम माना गया था, वो आपको क्या करना है, क्लॉज 24 में रिपोर्ट करना है। तो अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर 33AB एंड ABA, ठीक है ना। अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर 33AB एंड 33ABA। तो कितना कितना अमाउंट आपका जो है इनकम मान लिया गया था अंडर सेक्शन 33AB एंड 33ABA। दोनों सेक्शन मैंने आपको पीजीबीपी में बहुत डिटेल में समझाए थे। अच्छा मैंने आपको सेक्शन 41 में बताया था, रेमिशन या सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, अगेन कहां पर, पीजीबीपी में। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या 41 में कोई अमाउंट जो है आपका करंट ईयर में टैक्सेबल था क्या, ठीक है ना। तो देखो क्या रखा है, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या कोई आपकी जो है कोई अमाउंट आपका जो है टैक्सेबल था क्या, अगर हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉज 25 में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगेन सेक्शन 41 क्या होता है, मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में पढ़ाया था, पीजीपी चैप्टर में बहुत डेप्थ में पढ़ाया था। आगे बढ़े क्लॉज 26 पे आओ। देखो क्लॉज 26 क्या कहता है, क्लॉज 26 मुझे ये बताता है कि भाई सेक्शन 43B की आप डिटेल्स हो। सेक्शन 43B कहाँ कराया था, अगेन पीजीबी में कराया था। मैंने आपको उधर कुछ बताया था कि भाई कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ किए जाते हैं,
जो आपको पेमेंट बेसिस पे ही क्या करे जाते हैं, अलाउ किए जाते हैं। तो आपको 43B में जो आइटम्स दे रखे हैं उनकी डिटेल्स देनी है, और ये बताना है कि भाई आपने इनको जो है ड्यू डेट तक पेमेंट करा था कि नहीं करा था। तो डिटेल्स ऑफ 43B आइटम्स वेदर दीज हैव बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट और नॉट, ये जो है क्लॉज 26 में जाएगा। अच्छा, क्लॉज 27 की बात करते हैं। क्लॉज 27 में क्या होगा, डिटेल्स ऑफ जीएसटी क्रेडिट अवेल्ड, तो करंट टाइम में आपने कितना जीएसटी का क्रेडिट अवेल करा है उसकी डिटेल दो। अच्छा, कितना आपका जीएसटी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है उसकी भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा, क्या आपने करंट ईयर में कोई प्रायर पीरियड के आइटम्स डेबिट करे हैं क्या आपने करंट ईयर में कोई प्रायर पीरियड के आइटम्स पीएल में डेबिट करें हैं क्या, अगर हाँ तो उसकी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्स देनी पड़ेगी। अच्छा, आगे बढ़ें, क्लॉज 29A पे आते हैं। क्लॉज 29A मुझे कहता है कि भाई 56 to 9 की आप जो है क्या करो, डिटेल्स दो। अच्छा, 56 to 9 क्या होता है, एडवांस फोरफिटेड वाला सेक्शन, जो मैंने आपको आईएफओएस में कराया था, तो करंट ईयर में अगर आपने कोई एडवांस फोरफिट कराया तो उसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसकी आपको 29A के अंदर डिटेल्स देनी पड़ेगी। अच्छा, 29B कहता है, 29B ये कहता है कि भाई आपको 56 to 10 वाले सेक्शन की आपको क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्स देनी पड़ेगी। 56 to 10 वाला क्या था सेक्शन, गिफ्ट वाला सेक्शन था, जो मैंने आपको अगेन आईएफओएस में कराया था। तो करंट ईयर में अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है या करंट ईयर में कोई अमाउंट आपका जो है बेसिकली 56 to 10 में कवर होता है तो उसकी भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी 29B के अंदर। आगे बढ़ें। अच्छा, 29 क्लॉज 29 बोलता है डिटेल्स ऑफ सेक्शन 56 to 7B, ये क्या हो गया है, ये जो है बेसिकली करंट ईयर से जो है सेक्शन ही हटा दिया गया है, ये जो करंट ईयर से सेक्शन ही क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो 56 to 7B पहले जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है एक सेक्शन हुआ करता था, जो करंट ईयर से डिलीट ही कर दिया इन लोगों ने। तो क्लॉज 29 अब आपका काम का नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन क्लॉज नंबर 31 की। क्लॉज नंबर 31 में आपको क्या करना है, क्लॉज नंबर 31 में आपको डिटेल्स देनी है सेक्शन 269SS 269ST एंड 269T की। ये तीनों सेक्शन मैंने आपको पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाले चैप्टर में कराए थे, तो आपको डिटेल्स देनी है ऑफ द सेक्शन अंडर 269SS 269ST एंड 269T। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है, 32A क्या बोलता है, 32A बोलता है कि भाई करंट ईयर में आपके कितने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, करंट ईयर में आपका कितना अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन था, उसकी आप डिटेल्स दो। तो डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अच्छा, 32B क्या बोलता है कि भाई क्या करंट ईयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज हुआ था क्या करंट ईयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज हुआ था क्या। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होने की वजह से क्या इंपैक्ट आता है, सेट ऑफ वाले चैप्टर में मैंने आपको जो है बहुत डेप्थ में कराया था, 1-1.5 घंटा लगाया था उधर, ठीक है। अच्छा, 32C की बात करते हैं, डिटेल्स ऑफ स्पेकुलेशन लॉस, करंट में अगर आपने कोई स्पेकुलेशन लॉस इनकर करा है तो उसकी डिटेल दो। अच्छा, करंट में अगर आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस इनकर करा है तो उसकी डिटेल दो 32D में। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस बोले तो 35AD वाला जो है आपका क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है। अच्छा, फिर आगे देखो क्या दरकार है, करंट ईयर में अगर आपने क्या करा है चैप्टर 6A के डायरेक्शन अवेल करें तो उसकी भी डिटेल जाएगी क्लॉज 33 में। अच्छा, 34A की बात करते हैं, आपने करंट ईयर में कितना टीडीएस डिडक्ट करा है एंड कितना डिडक्ट होना चाहिए था उसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। अच्छा, करंट ईयर में आपको जो है क्या करना था, टीडीएस रिटर्न्स फाइल करनी थी, जो मैंने आपको टीडीएस वाले चैप्टर में बताई थी। तो देखो क्या रखा है, डिटेल्स ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट फर्निश्ड, भाई आपने कौन कौन सी टीडीएस स्टेटमेंट फर्निश करी है एंड रिक्वायर्ड टू बी फर्निश, कितनी आपको फर्निश करनी थी, कितने टाइम में फर्निश करनी थी। अच्छा, 34C होगा ये, तो ये देखो 34A है, ये B है और ये क्या होगा, C होगा, तो इसको C कर लेना, इसको जो है C कर लेना। आगे देखो क्या रखा है, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफॉल्ट इन टीडीएस डीजीएस डिडक्शन या कलेक्शन। तो अगर आप टीडीएस को क्या करते हो, टीडीएस को जो है बेसिकली डिडक्ट नहीं करते हो या फिर टीडीएस को काट लेते हो लेकिन जमा नहीं कराते हो, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसी तरह से जो है टीसीएस के लिए भी सिमिलर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका जो है करंट में कोई इंटरेस्ट पेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 34C में उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। तो ये है मेरा क्या 34C, ये मेरा क्या है 34C है, डन है। अच्छा, 35 में मुझे बताना है डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि भाई करंट ईयर में आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर में जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था। अच्छा, 36A क्या बोल रहा है कि भाई करंट ईयर में जो है 222E में, सेक्शन 222E में कोई अमाउंट आपको मिला है क्या, जो आपका डिम डिविडेंड बनना चाहिए था, उसकी भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो डिटेल्स ऑफ अमाउंट डिम्ड एज डिविडेंड अंडर 222E। तो करंट ईयर में अगर आपको कोई पैसा मिला है, करंट ईयर में कोई आपको पैसा मिला है जो आपके हाथ में एज अ डिम डिविडेंड टैक्सेबल होगा अंडर 222E, तो उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी 36A में। क्लॉज 37 मुझे ये बताता है कि भाई करंट ईयर में अगर कोई कॉस्ट ऑडिट हुई थी, तो उसकी डिटेल्स अपने को देनी पड़ेगी। अच्छा, करंट ईयर में अगर कोई एक्साइज ड्यूटी हुई थी, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी की डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट हुई थी तो क्या करेंगे अपन, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऑब्जर्वेशन है, भाई कॉस्ट ऑडिटर की कोई ऑब्जर्वेशन है तो अपन क्या करेंगे 37 में रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर एक्साइज ऑडिट हुई थी, अच्छा एक्साइज ऑडिटर को कोई ऑब्जर्वेशन मिली, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बेसिकली क्लॉज 38 में क्या होगी, रिपोर्टिंग होगी। अच्छा, आगे बढ़े अपन क्लॉज 40 की बात करते हैं। क्लॉज 40 मुझे क्या बताता है, डिटेल्स रिगार्डिंग जीपी रेशियो, एनपी रेशियो एक्सेट्रा। तो आपको क्लॉज 40 में बताना पड़ेगा कि भाई करंट ईयर में आपका जीपी रेशियो कितना था, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना था। अच्छा, प्रीवियस ईयर का भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो डिटेल्स रिगार्डिंग जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सेट्रा ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। आगे देखो क्या रखा है, करंट ईयर में कोई रिफंड इशू हुआ था क्या, या फिर करंट ईयर में सरकार ने आपके अगेंस्ट कोई डिमांड रेज करी है क्या, उसकी भी आपको जो है डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो डिटेल्स ऑफ डिमांड रेज्ड एंड रिफंड इशूड। अच्छा, ये हो गया 41।
43 बात करते हैं, डिटेल्स ऑफ सीबीसी रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझाया था। अच्छा, क्रॉस 44 देखो क्या रखा है, ब्रेकअप ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स। तो ये बोला है कि भी करंट टर्म में आपने जो है, करंट टर्म में आपने जो भी परचेजेस कर रखे हैं, करंट टर्म में जो भी आपने क्या कर रखे हैं, परचेजेस कर रखे हैं, उसका मुझे ब्रेकअप चाहिए। सरकार को क्या चाहिए, ब्रेकअप चाहिए कि भाई कितने पर्सन, कितने रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेस कराए, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो कितने पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे उससे आपने परचेस कराए, कितने पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, कितने पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे उनसे कितना परचेस कराए। अच्छा, जीएसटी में आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन स्कीम, तो अगर आपके सप्लायर ने जो है कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी तो बेसिकली कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर से आपने जो है कितना परचेस कराया, मतलब आपको क्या करना है, ब्रेकअप देना है परचेजेस का। आपको क्या करना है, परचेजेस का ब्रेकअप देना है, ब्रेकअप देना है परचेज का कि भाई आपने जो है वेरियस वेरियस जो सप्लायर्स थे, वेरियस सप्लायर्स थे उनकी कैटेगरी में से कितना कितना परचेज कराए, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर से कितना परचेज कराए, नॉट रजिस्टर्ड सप्लायर से कितना परचेज कराए, एंड कंपोजिशन सप्लायर से आपने जो है कितना परचेजेस करा है। फिर देखो क्या रखा है, डिटेल्स ऑफ फॉर्म 61, 61 एंड 61 बी। अच्छा, डिटेल्स ऑफ फॉर्म 61, 61 ए, 61 बी आपके कोर्स में नहीं है, इसको जो है भूल जाओ, इसका ये काम का नहीं है, भूल जाओ इसको। अच्छा, 32 ई देखो, 32 ई क्या बोलता है, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी प्लीज स्टेट, बताओ हमें whether the company is deemed to be carrying on, whether the company is deemed to be carrying on speculation business, whether the company is deemed to be carrying on speculation business। अगेन ये मैंने आपको जो है पीजीपी चैप्टर में आधा घंटा लेके समझाया था, आधा घंटा लेके समझाया था, तो मैं इधर वापस आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये 32 क्या बोलता है कि भाई इन केस ऑफ कंपनी, भाई हमें ये बताओ कि भाई वेदर द कंपनी इज डीम टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, वेदर द कंपनी इज डीम टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। डन है। अच्छा, क्लॉज स्टडी पे आओ, क्लॉज स्टडी क्या कहता है, क्लॉज स्टडी मुझे ये क्या बताता है कि डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी, करंट टर्म में क्या आपने कोई अमाउंट जो है हुंडी पे बोरो करा है, तो क्या रखा है, डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक। तो करंट टर्म में अगर आपने कोई पैसा बोरो करा है हुंडी पे या फिर पैसा रीपे करा है हुंडी पे, तो आपने जो है अगर कैश में, अगर आपने क्या करा है, कैश में बोरो करा था फिर कैश में रीपे करा था, तो उसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी क्लॉज 30 में, ठीक है। अच्छा, ये वाला कहाँ पे बताया था मैंने आपको, ये वाला जो है बेसिकली अगेन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, ये सेक्शन 69 डी। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है, 30 ए मुझे क्या बताता है कि भाई करंट में जो है क्या कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है, क्या कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट हुआ है, उसके आप डिटेल्स हो। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। अच्छा, डिटेल्स ऑफ 94 बी, सेक्शन 94 बी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपने क्या करा है, किसी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया है, तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपको 30% ऑफ एबिटा तक अलाउ करा जाता है, तो उसकी आपको जो है डिटेल्स देनी पड़ेगी 94 बी के अंदर, उसकी जो है आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी 94 बी के अंदर। अच्छा, और आपको इसका रेस्पेक्टिव क्लॉज क्या है, इसका रेस्पेक्टिव क्लॉज है 30 बी। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है, 30 सी क्या बोलता है कि भाई डिटेल्स ऑफ वेदर द एसएससी हैज एंटर्ड इनटू एन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट गार। तो क्या करंट टर्म में कोई एसएससी ने, क्या करंट टर्म में कोई एसएससी ने क्या करा है, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर करा है, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर करा है। ये वाला जो है मैं आपको गार वाले चैप्टर में कराऊंगा कि भाई ये आईएए क्या होता है, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, ये मैं आपको जो है गार वाले चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है ना। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि भाई आप जो है हमें क्या करो, सारी की सारी डिटेल्स दे दो, सारी की सारी डिटेल्स दे दो। एक महीना पहले हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, जब आप एक महीने बाद आईटीआर भरोगे और आपने इन डिटेल में से किसी भी डिटेल को कंसीडर नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, हम आपकी रिटर्न प्रोसेस करते समय ये वाले एडजस्टमेंट्स कर देंगे। सरकार का पर्पस समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब क्लॉज 21 पे आते हैं क्लॉज 21 पे आते हैं, देखो क्या रखा है, क्लॉज 21 ए पढ़ते हैं, क्लॉज 21 ए पढ़ते हैं। कोई दूसरा कलर लें, आ जाओ येलो कलर लेते हैं, क्लॉज 21 ए पढ़ते हैं। नहीं, येलो में मजा नहीं आया, येलो ही लेते हैं चलो। क्लॉज 21 ए देखो, क्लॉज 21 ए क्या कहता है, क्लॉज 21 ये कहता है कि डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू द पीनल अकाउंट, डिटेल्स ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू द पीनल अकाउंट। क्या करंट ईयर में, क्या कोई करंट ईयर में आपने कोई खर्चा पीनल अकाउंट में डेबिट करा है, जो कैपिटल नेचर का है, जो पर्सनल नेचर का है, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, या फिर आपने जो है क्लब पे एक्सपेंडिचर करा है, या फिर एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो क्या करंट ईयर में आपने पीएनएल अकाउंट में कोई ऐसा खर्चा डेबिट करा है जो आपको है अलाउ नहीं किया जाता, जो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं किया जाता, पर्सनल नेचर का खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, आपकी पेनल्टी और फाइन जो है आपको अलाउ नहीं की जाती। तो करंट में अगर आपने कोई खर्चा पीएनएल में डेबिट करा है जो आपको अलाउ नहीं किया जाता, तो आपको जो है डिटेल्स आनी पड़ेगी इधर 21 ए में। अच्छा, 21 बी की बात करते हैं, 21 बी की बात करते हैं। ये देखो क्या रखा है, अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर 40A1 एंड 1A। तो अगर आपने जो है किसी को पेमेंट करा है, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, तो कितना अमाउंट आपका डिसला होगा, कितना अमाउंट आपका डिसला होगा, वो जो है आपको 21 बी के अंदर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर 40A1 और 1A with details of payment on which tax has not been deducted or after deduction tax has not been paid on or before the due date specified under 139(1)। बात समझ आ गई आपको। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये मुझे कहना चाह रहा है कि भाई 40A1 और 1A में, 40A1 और 1A में क्या होता है कि भाई अगर आपने करंट में जो है बेसिकली पेमेंट करा, करंट में पेमेंट करा, लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा,
करंट में आपने पेमेंट करा लेकिन टीडीएस नहीं काटा, या फिर टीडीएस काट लिया लेकिन सरकार को ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो आपका बेसिकली 30% और 100% खर्चा क्या होता है, डिसअलाउ होता है। 30% रेसिडेंट के केस में डिसअलाउ होता है और 100% जो है बेसिकली 100% बेसिकली किसके केस में डिसअलाउ होता है, नॉन रेसिडेंट के केस में डिसअलाउ होता है। तो कितना अमाउंट आपका डिसअलाउ होगा वो आपको 21B के अंदर रिपोर्ट करना है, वो आपको जो है 21B के अंदर रिपोर्ट करना है। आगे देखो क्या दे रखा है, एंड द अमाउंट ठीक है ना, इनएडमिसिबल अंडर 48(2)B। अच्छा 48(2)B क्या होता है, 48(3) क्या होता है, एक बार आपको जो है क्विकली रिवाइज करा देता हूं। 21B पे आ जाते हैं अपन। देखो ये रहा 48(2)B, मैंने आपको कहां कराया था, मैंने आपको पीजीपी वाले चैप्टर में कराया था। 48(2)B मैंने आपको पीजीपी वाले चैप्टर में कराया था कि भाई अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो क्या करती है, रॉयल्टी जैसा पेमेंट करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो खर्चा अलाउ नहीं होता। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका 48(2)B। 48(3) पे आ जाओ, देखो ये रहा 48(3) क्या बताता है, 48(3) मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को सैलरी का पेमेंट करा है और टीडीएस काटा नहीं ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है आपका सैलरी का खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो 48 देखो क्या रखा है, द अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज पेड आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू एनआर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आपने करंट में क्या करा है, किसी एनआर को सैलरी का पेमेंट करा है और टीडीएस नहीं काटा, करंट में किसी एनआर को जो है सैलरी का पेमेंट करा है और टीडीएस नहीं काटा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, या फिर और द टैक्स हैज नॉट बीन पेड, काट लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, तो उस केस में 100% खर्चा क्या होता है, डिसअलाउ होता है अंडर 48(3). तो उसकी भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी कहां पर, 21B क्लॉज में। आ जाओ 48(4) की बात करते हैं। 48(4) देखो ये रहा ये रहा 48(4). 48(4) क्या बोलता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है बेसिकली किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या करा है, पेमेंट करा है, अगर आपने जो है किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर पेमेंट करा है तो उसका खर्चा आपको जो है अलाउ करा जाएगा। कंडीशन ये है कि भाई आपने जो है इंश्योर करा है कि जब पेमेंट उस प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय को मिलेगा, तो उस समय जो है वो प्रोविडेंट फंड क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। ठीक है ना, ये भी जो चीज मैंने आपको पीजीपी हेड में पढ़ाई थी, मतलब पीजीपी वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, पढ़ लो। 48(4) provides that any payment to a provident या फिर other fund established for the benefit of employees of the SSE shall be disallowed, वो डिसअलाउ कर दी जाएगी unless the SSE has made effective arrangement to secure that tax shall be deducted at source from any payments made from the fund which are chargeable to tax under that salaries। बात समझ आ गई। ये सारे सेक्शन मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, कोई नया नहीं है इधर। 45 की बात करते हैं। देखो ये रहा 45 भी नीचे है। 45 क्या होता है, 45 ये होता है कि भाई अगर एम्प्लॉय ने क्या करा है, अगर एम्प्लॉय ने जो है बेसिकली एम्प्लॉय के नॉन मॉनिटरी परक्यूसिव पे टैक्स पे कराया तो वो जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता। तो मोटा मोटा जो खर्चे आपको जो है इन सेक्शंस में अलाउ नहीं किए जाते, ठीक है ना, जो सेक्शंस आपको जो अमाउंट आपको जो है इन सेक्शंस में अलाउ नहीं किए जाते उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 21B में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आ जाओ आगे 21C की बात करते हैं। 21C क्या बोलता है, 21C ये बोलता है कि भाई कितना पैसा आपने पीएल में डेबिट कर रखा है, कितना पैसा आपने पीएल में डेबिट कर रखा है जो अलाउ नहीं किया जाता अंडर 40B। 40B क्या होता है, 40B मैंने आपको जो है टैक्सेशन ऑफ फॉर्म में समझाया था। 40BA क्या होता है, टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीवाई में समझाया था। तो 40B क्या होता है भाई, 40B में आप क्या करते थे, बुक प्रॉफिट निकालते थे। याद करो आप जो है 40B के अंदर क्या करते थे, बुक प्रॉफिट निकालते थे। टैक्सेशन ऑफ फॉर्म में मैंने आपको समझाया था कि जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो वो 12% तक अलाउ किया जाता है, जो आप रेमिनेशन का पेमेंट करते हो जो है वो आपको बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के बाद अलाउ किया जाता है। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं भाई 40B में कितना आपका खर्चा डिसअलाउ होगा, 40B में कितना आपका खर्चा डिसअलाउ होगा वो आप जो है 21C के अंदर क्या रिपोर्ट करो, 21C के अंदर रिपोर्ट करो। इसी तरह से 40BA कराया था टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीवाई करते समय। आ जाओ देखो ये रहा 40BA भी है। देखो ये रहा 40BA क्या बताता था कि भाई अगर आपने क्या करा है, इंटरेस्ट का पेमेंट करा है, सैलरी का पेमेंट करा है, रेमिनेशन का पेमेंट करा है, किसने पेमेंट करा है, एओपी ने पेमेंट करा है अपने मेंबर को, तो वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाता। तो मोटा 21C के अंदर आपको रिपोर्ट करना है कि भाई 40B एंड 40BA के अंदर आपका कौन सा खर्चा डिसअलाउ करा जाएगा। तो अमाउंट डेबिटेड टू द पीनल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमिनेशन, ठीक है ना, इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40B एंड BA एंड द कंपटीशन देयरऑफ। बात समझ आ गई। अच्छा 21D मैंने आपको बता दिया था कि भाई कितना खर्चा आपका 48(3) के अंदर डिसअलाउ होगा, मतलब अगर आपने कैश पेमेंट करा है किसी पर्सन को करंट में 10 साल से ज्यादा का, तो आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाता है ना, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये दे रखा है कि डिम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A(3)A उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 21D के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा 40A(3)A क्या होता है, मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में बताया था कि भाई आपने क्या करा, प्रीवियस ईयर्स में मतलब पिछले सालों में क्या करा, ड्यू बेसिस पे किसी एक्सपेंस का डिडक्शन ले लिया, करंट ईयर में आप क्या करते हो उसको जो है बेसिकली कैश में पेमेंट कर देते हो। तो करंट में जितना आपने कैश में पेमेंट कर दिया वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये भी मैंने आपको जो है पूरा डेप्थ में पीजीपी चैप्टर में समझाया था। अच्छा 21E में करंट ईयर में अगर आपने कोई ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया है, जो बेसिकली डिसअलाउएबल है, ठीक है ना, जो अलाउ नहीं हो रहा एज पर 40A(7) उसको क्या करना पड़ेगा, 21E के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा देखो क्या रखा है 21F
एनी सम पेड बाय द एसएससी एज अ एम्प्लॉयर नॉट अलाउेबल अंडर 40A9। क्या होता है देखो 40A9 दिखा देते हैं आपको, ये भी मैंने आपको पीजीपी चैप्टर में बताया भी था। तो 40A9 दिखा देते हैं आपको, ये रहा 40A9। तो 40A9 पढ़ो क्या दे रखा है, एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सेटिंग अप या फॉर्मेशन ऑफ और एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड ट्रस्ट कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, ठीक है ना, और अदर इंस्टीट्यूशन इज नॉट अलाउेबल। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप खुद का फंड सेटअप करके जो है कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अंडर 40A9, अंडर 40A9 वो क्या होगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगेन ये जो है पीजीबी चैप्टर में मैंने बहुत डेप्थ में समझाया था। तो वही आपको रिपोर्ट करना है कहाँ पर, 21F में। 21G की बात करते हैं। करंट ईयर में अगर आपने क्या कर रखा है, पीएनएल अकाउंट में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी को डेबिट कर रखा है, करंट ईयर में अगर आपने क्या कर रखा है, पीएनएल अकाउंट में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी को डेबिट कर रखा है, तो उसकी डिटेल्स आपको जो है 21G में डालनी पड़ेगी, 21G में बतानी पड़ेगी। अच्छा 21H की बात करते हैं, 21H की बात करते हैं। देखो 21H का क्या रहा है, मैंने आपको सेक्शन 14A कराया था, याद है, इनकम विच नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। 14A में क्या होता है, जो खर्चा एग्जाम इनकम से रिलेट करता है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो जो खर्चा आपका बेसिकली 14A में डिसअलाउ हो जाता है, उसकी आपको क्या करनी है, उसकी डिटेल्स आपको 21H के अंदर क्या करनी है, 21H के अंदर रिपोर्ट करनी है। अच्छा 21I की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपने क्या करा है, लोन पे इंटरेस्ट पे कराया है तो वो आपको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने लोन लिया था एसेट को परचेस करने के लिए, तो पुट टू यूज तक का, एसेट के पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, अपन कैपिटलाइज करते हैं। तो बेसिकली देखो क्या रखा है, अमाउंट इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजन टू, अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 36। और प्रोविजन टू सेक्शन 36 क्या बोलता है कि जो आपने इंटरेस्ट पे करा है विद रिस्पेक्ट टू द एसेट जो अभी तक आपने पुट टू यूज नहीं करा है, तो पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है उसको अपन क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। वो जो है आपको एज एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 21I के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। लास्ट पॉइंट देखो क्या रखा है, क्लॉज 16 की बात करते हैं। देखो क्लॉज 16 क्या क्या रखा है, क्या करंट ईयर में कोई ऐसा अमाउंट आपको मिला था जो आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं करा, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना, बीइंग द आइटम्स फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या होता है, सेक्शन 28 पीजीपी वाला सेक्शन होता है, राइट। तो क्या करंट ईयर में आपको कोई पैसा मिला था जो आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं करा, मतलब उस पर जो है आपने जो है पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा का मतलब क्या है कि भाई आपका इंटेंशन ये है कि भाई आप उस पर टैक्स पे ही नहीं करोगे। तो क्या करंट ईयर में कोई ऐसा अमाउंट है, क्या करंट ईयर में कोई ऐसा अमाउंट है जो आपने पीएनएल में क्रेडिट नहीं करा। फॉर एग्जांपल आइटम्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 28, या फिर आपको कोई ड्रॉबैक मिला था, रिफंड मिला था ड्यूटी का, प्रोफोर्मा क्रेडिट मिला था, या फिर करंट ईयर में आपने क्या करा था, एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्ट करे थे। मतलब मोटा मोटा ये सारे अमाउंट जो है आपको मिले थे, आपकी इनकम बननी थी, आपने पीएनएल में डालने चाहिए था, लेकिन आपने पीएनएल में डाला नहीं, आपने पीएनएल में डाला नहीं, तो जो है वो क्या होगा, क्लॉज 16 के अंदर ये चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो क्लॉज 16 के अंदर क्या रिपोर्टिंग होगी, क्लॉज 16 के अंदर रिपोर्टिंग होगी कि भाई करंट ईयर में कौन कौन सा पैसा आपको ऐसा मिला था जो आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रखा, पीएनएल अकाउंट में आपने जो है क्रेडिट नहीं कर रखा। तो यहाँ पर अपना जो है फॉर्म 3CD पूरा खत्म होता है और टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है, राइट। अगेन मैंने आपको बता दिया, अगेन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो टैक्स ऑडिट होता है, ये जो टैक्स ऑडिट होता है जिसके अंदर फॉर्म 3CD के अंदर 44 क्लॉजेस पे रिपोर्टिंग करी जाती है, इसका पर्पस क्या है, सरकार को जो है एक महीने पहले, सरकार को जो है एक महीने पहले आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। एक महीने बाद जब आप क्या करोगे, रिटर्न भरोगे, एक महीने बाद जब आप रिटर्न भरोगे, और अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने जो है ये वाली चीजों को अपनी रिटर्न में कंसिडर नहीं कर रखा, तो सरकार क्या करेगी, खुद एडजस्टमेंट कर देगी। सरकार क्या करेगी, रिटर्न को प्रोसेस करते समय खुद एडजस्टमेंट कर देगी। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा तो वही चीज है, देखो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड इन 3CA और 3CB along with 3CD एंड उसकी टाइम लिमिट्स मैंने आपको बता दी।